हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड। ये एक थीमेटिक बेस्ड फंड है। जैसे कि फार्मा बेस्ड फंड होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड फंड होते हैं। तो ये भी ऐसी कंपनी से इन्वेस्ट करता है जो सॉफ्टवेयर, आईटीएस और उसके रिलेटेड हार्डवेयर की इंडस्ट्री होती है, और एटलीस्ट 80% उस एसेट में इन्वेस्ट करता है। तो जितनी भी आईटी सर्विसेज में ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ को ऑब्टेन कर पाता है। और नेस्कॉम के हिसाब से टोटल इंडियन आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू 227 बिलियन था FY 2022 में। और इसमें से 149 तो इंडिया ने एक्सपोर्ट ही करा। तो आप सोच ही सकते हैं कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा होगा, विच इज मोर देन 51% ऑफ द टोटल आईटी एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग हार्डवेयर। तो जितने भी आपका सर्विस सेक्टर बेस्ड कंपनीज हैं, और आजकल तो कोरोना के बाद तो बहुत ही सब डिजिटल फ्रंट में मूव हो गए, तो इन कंपनीज का रेवेन्यू अचानक से बहुत बढ़ गया। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि आईटी सर्विसेज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनकी सैलरी भी काफ़ी बढ़ चुकी थी इसी कारण, क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा, और यही इस फंड की ग्रोथ को भी दिखाएगा। तो अगर आपने इस फंड में एसआईपी चालू करी होती और 5 साल पहले से चालू करा था, जो लगभग इसके लॉन्च के डेट के आसपास है। तो अगर आप देखते तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत आराम-आराम से मूव हो रहा होता। अचानक से जो कोरोना वायरस का पीरियड आया, तो सारे के सारे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया। सबको अपना डिजिटल फ्रंट बहुत एक्टिव करना पड़ा अगर उनको कम्पीट करना है, तो फिर इसकी ग्रोथ दिखी बिल्कुल एक्स्पोनेंशियल। तो अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता, तो आपको एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ मिली होती। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट किया होता जब ये पीक पे आ गया था, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अगर आप पिछले 5 साल या 3 साल की देखे तो बहुत ही खतरनाक होती 2020 में। और आपने अगर अक्टूबर 21 मतलब 1 साल पहले से इसमें इन्वेस्ट करना चालू होता, तो आपका पैसा नेगेटिव में होता। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको परफॉर्मेंस चेज़ नहीं करनी चाहिए, उसका पोर्टफोलियो चेज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि फ्यूचर में ग्रोथ। उसी लाइन में अगर हम इसका पोर्टफोलियो देखें, तो आपको दिख रहा होगा कि पीबी रेशियो तो हाई है, क्योंकि नॉर्मली आईटी इंडस्ट्री का हाई ही रहता है। लेकिन पीई रेशियो ठीक-ठाक लेवल पे है, 24%। और हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो कंपनीज़ होती हैं, वो एटलीस्ट 24 टाइम्स ग्रो कर पाती हैं। अप्रॉक्सिमेटली ग्रोथ और आपका जो पीई रेशियो बराबर होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता है। अब इसी हिसाब से अगर हम इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग देखें, तो सबसे ज़्यादा इन्फोसिस की है, फिर टाटा कंसल्टेंसी की है, फिर टेक महिंद्रा की है। विप्रो भी आता है। अब बेसिकली इन्फोसिस और टीसीएस तो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, आपको अगर आईटी एक्सपोर्ट के हिसाब से देखें। और उसमें ही आपको ये दिख रहा है कि नॉर्मली ये आईटी कंपनीज़ है, बीच-बीच में कम्युनिकेशन की कंपनी है, लेकिन बाकी टेक्नोलॉजी, पूरा टेक्नोलॉजी, सर्विसेज़ कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट टाइप की है, थोड़ा फाइनेंशियल है, ये भी लेकिन साइबर सिक्योरिटी है। तो सारी की सारी डिजिटल कंपनी, क्योंकि थीमेटिक बेस्ड फंड है। अब थीमेटिक बेस्ड फंड में आपको अच्छा रिटर्न तो मिल रहा है, क्योंकि बेसिकली इंडिया में अगर कोई चीज़ ग्रो करे ना, तो वो आईटी सर्विसेज़ ही बढ़िया से ग्रो करती है, और इसको एक ये फ़ायदा होता है क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तो अगर डॉल की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहती है, यूरो की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहती है, रुपए की वैल्यू घटती रहती है, तो आपको जो रेवेन्यू आता है रुपीज़ में, वो उसका इंक्रीज़ हो रहा होता है, और ये डॉलर बेस्ड गाइडेंस ही देते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ है। अब इसमें आपको ग्रोथ उसके कारण बढ़िया मिलती है। तो अगर आप इसका स्टॉक स्टाइल देखेंगे ना, वो ब्लेंड में है और बहुत ही लार्ज है, क्योंकि आपने देखा आईटी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से एक है। तो मतलब ये काफ़ी स्टेबल पोर्टफोलियो वाला है, और जायंट कंपनीज़ है, तो ये लार्ज के भी ऊपर जाती है, तो मतलब जायंट। और लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो सारा ऐसा ही है, क्योंकि इंडिया के सबसे बड़ी कंपनीज़ उस एरिया में है, तो कुछ इसने अलग नहीं कर रखा है, ये ऑलमोस्ट बाकी फंड की तरह ही है। अगर इसको बाकी फंड के साथ कंपेयर किया जाए, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मीन भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे 28, 26, 30 के आसपास। थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन भी ठीक-ठाक है, बस एसबीआई का थोड़ा कम है, वो जो ब बढ़िया बात है एसबीआई के शार्प रेशियो भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है, लेकिन ऑल्दो इसमें सबसे कम है, तो आपको बाकी फंड भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फंड खराब है। शॉर्टिनो के हिसाब से, क्योंकि शॉर्टिनो बस डाउनसाइड रिस्क का देखता है, तो शॉर्टिनो देखिए का ज़्यादा है, और तो मतलब ये बेटर है शॉर्टिनो के हिसाब से। शार्प रेशियो में अपसाइड और डाउनसाइड दोनों का देखते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप अल्फा देखेंगे, तो अल्फा के हिसाब से ये हाँ थोड़ा पीछे हो जाता है। एबीएसएल का, आदित्य बिरला का बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अभी आप अगर इनका पोर्टफोलियो देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो जैसे इसमें से आपको दिख ही रहा होगा कि इन्फोसिस ही सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है। टाटा इंडिया का, टाटा टीसीएस में ऑब्वियसली टाटा कंपनी है, टाटा में डालेगी। जैसे एचडीएफसी वालों में आपको दिखाया था कि एचडीएफसी का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था। और ऑलमोस्ट बाकी में जो अंतर है, तो बाकी के परफॉर्मेंस का अंतर है, लेकिन जो टॉप की कंपनीज़ है उसमें तो सिमिलर है। और ये एक रिस्क मेजर है कि अगर इन्फोसिस के साथ कुछ होता है, तो इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 25%, 1/4 ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ इन्फोसिस।
फॉर ऑल ऑफ दीज़ फंड्स। तो ऐसा नहीं है कि बस यही फंड इफ़ेक्ट करेगा, बाकी सारे के सारे फंड पे सिमिलर इम्पैक्ट पड़ेगा। और बात ये है कि इन्फोसिस की जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है ना, वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनमें कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रमोटर नहीं है टाटा कंसल्टेंसी की तरह जो जैसे टाटा है। तो बेसिकली इन्फोसिस का शेयर खरीदना थोड़ा ज़्यादा आसान है टीसीएस से। और थोड़ी यूनिक बात इस फंड की कि इसने अमेज़न में भी इन्वेस्ट कर रखा है और वही है फंड जिसका सबसे ज़्यादा पीई रेशियो है। तो इसने बहुत कम अमाउंट कर रखा है लेकिन कर रखा है। तो थोड़ा इनको यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट का भी एक्सपोज़र है। और फंड मैनेजर के हिसाब से देखें तो मीता शेट्टी इसकी फंड मैनेजर है और वो 2018 से फंड मैनेज कर रही है। तो अभी आपको फंड में स्टेबिलिटी मिलेगी तो इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। बहुत सारे पॉजिटिव के बाद कुछ रेड फ्लैग्स भी बता देता हूँ। ये कंपनी ऐसी है जिसने ज़ोमैटो में इन्वेस्ट किया था और कितना करा था? अपने पोर्टफोलियो का 1.77%। हाँ, उस समय बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्यों ज़ोमैटो में लेना था। कि ज़ोमैटो का मुझे लगता नहीं कि फ़ायदा कमा पाएगा। आप उसकी ब्लिंकिट की डील ही देख लीजिए। अगर आपको चाहिए कि ब्लिंकिट की डील मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिए कि ब्लिंकिट की डील के साथ क्या हुआ। देन इस वाले इसमें ये रिस्क है कि ये थीमेटिक बेस्ड फंड है, तो बहुत सारा इस पे डिपेंडेंट है कि बाहर की इंडस्ट्री कैसी है क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट 51% एक्सपोर्ट मार्केट है पूरे वर्ल्ड का। तो यानी जितना भी वर्ल्ड में आईटी इंडस्ट्री है उसमें से 51% तो इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है। अब इस वाले में ये रिस्क आ जाता है कि अगर बाहर रिसेशन होता है या कंपनीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर पाती है, जो कि दिख रहा है अभी मार्केट में, तो उसमें क्या होता है रिसेशन बेस्ड सिनेरियो में उनकी अर्निंग कम हो जाएगी। नॉर्मली क्या लोग क्या करते हैं ना जब उनको कॉस्ट रिड्यूस करनी होती है तो थोड़ा डिजिटल में जो फील गुड फैक्टर होते हैं ना और जो बहुत ही स्लिक फैक्टर होते हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं। बेस टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी तो मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा लेकिन काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है अगर बाहर से नया रेवेन्यू नहीं आया जो हम ग्रोथ का दिखा रहे हैं। पुराना रेवेन्यू चल सकता है लेकिन नई ग्रोथ के लिए आपको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और हर कोई डिजिटल की तरफ जा रहा है। अब इस वाले में बेसिकली मीता शेट्टी ये चीज़ मैनेज कर पाएँगी, नहीं कर पाएँगी, वो तो टाइम ही बताएगा। तो अगर आपका मेरा ओपिनियन ये होगा कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड हैं, तो अगर मैं इन्वेस्टेड होता तो मैं इस फंड में पैसा रखे रहता और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता क्योंकि थोड़े टाइम का रिसेशन भी आएगा लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा आईटी इंडस्ट्री का स्पेशली इन इंडिया। और इस फंड में इन्वेस्ट करना भी बहुत आसान है। 0.34% तो आपका एक्सपेंस रेशियो अगर आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं, जबकि 5,000 6,000 करोड़ के आसपास ही एयूएम है। तो देख लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी इन्वेस्ट करिए। अभी इन्वेस्ट करने का सही टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड हैं, तो मेंटेन रहिए। मैं तो मेंटेन ही करता, मैं पैसा नहीं निकालता इससे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगले फंड के बारे में आप ज़रूर कमेंट पे लिखिए जो फंड आप मुझसे रिव्यू करवाना चाहते हैं। धन्यवाद, सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।